हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एस्केप रूम के पार्ट 2 को, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। अब इससे पहले मैं ऑलरेडी इसका पार्ट 1 एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और अगर आप उस पार्ट को नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इसकी 2 डिफरेंट ऑल्टरनेट एंडिंग्स देने वाला हूँ, जो कि शायद आपने कहीं और नहीं सुनी होंगी। और हाल ही में मैंने डोंट ब्रीथ 2 को एक्सप्लेन किया है, जो कि डोंट ब्रीथ का सीक्वल है। तो अगर आपने बाई चांस वो भी नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब मूवी की शुरुआत होती है फर्स्ट पार्ट के फ्लैशबैक सीन्स को दिखाते हुए, जहां पर हमको पहले पार्ट की पूरी कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर जोई और बेन ही बचे थे, और अब जोई गेम और मीनोस का सच सभी के सामने लाना चाहती थी, ताकि कोई भी आगे से इनका विक्टिम ना बने और ना ही किसी और की जान जाए। और इस चीज में बेन जोई का साथ देता है। अब कहानी 2003 में जाती है, जहां पर हम देखते हैं एक माँ को, जो कि अपनी बेटी क्लेयर के साथ में घर आई थी, और वो यहाँ पर काफी परेशान थी। वो अपने हस्बैंड के पास में जाती है और वो ये बोलती है कि वो अपने हस्बैंड की कोई भी हेल्प नहीं कर सकती गेम को लेकर, जिस पर उसका हस्बैंड हेनरी उस पर काफी गुस्सा होता है और उसको फैसला फिर से लेने के लिए बोलता है। बेसिकली वो यहाँ पर क्लेयर को बाहर लेकर जाना चाहती थी, लेकिन हेनरी यहाँ पर ये बोलता है कि वो अपने काम के लिए ऑलरेडी लेट है और उसको बस 1 घंटा चाहिए, और उसके बाद में वो आराम से बैठकर बात करेंगे। तब तक वो स्विमिंग कर सकती है और आराम से सोच सकती है। खैर, तभी हम यहाँ पर क्लेयर को भी देखते हैं, जो कि अपने बैग से कुछ सामान को चेक कर रही थी, और उसके पास में एक अम्ब्रेला, शेल, लॉलीपॉप और कॉइन थे, और वो इन चीजों को काफी ज्यादा ध्यान से देख रही थी। और आप भी इन चीजों को ध्यान से देखना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इसकी जरूरत पड़ेगी। खैर, अब अगले सीन में क्लेयर की मदर यहाँ पर पूल में नहाती है और हर चीज को सोचने लगती है, और वो काफी ज्यादा परेशान थी। हम ये भी देख पाते हैं कि हेनरी भी उसको देख रहा था, लेकिन अब जब वो स्टीम रूम के अंदर स्टीम लेने जाती है तो उसका डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है, और वो समझ जाती है कि अब हेनरी उसके साथ में एक गेम खेल रहा है। उसको रूम के अंदर एक क्लू मिलता है, जिसको वो सॉल्व करने लगती है, और उसको एक मैग्नेट मिलती है, जो कि पत्थरों के बीचों बीच थी। अब रूम का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था, और वो मैग्नेट के सहारे लॉक्ड हुए डोर के बार्स को हटाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो तीसरे बार को हटा पाती, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, जो कि 250 डिग्रीज था, और वो वहीं पर ऑन द स्पॉट मारी जाती है। खैर, कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर हेनरी एक प्लेन सिमुलेशन को चेक करवा रहा था, जिसको हमने पहली मूवी के एंड में देखा था, और हमको कंप्यूटर पर एक ब्लैक परछाई किसी आदमी की दिखाई दी थी, तो वो हेनरी ही था। और यहाँ पर ये जोई के पीछे इसलिए पड़ा हुआ था क्योंकि जोई मीनोस को एक्सपोज करना चाहती थी, और हेनरी उसको अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसलिए वो जोई के लिए एक डेडली प्लेन को तैयार करवा रहा था, जिससे बचने का सक्सेस रेट मात्र 4% था। खैर, अब घर के अंदर हम हेनरी को देखते हैं, जो कि क्लेयर से आकर मिलता है, और क्लेयर यहाँ पर एक रूम में लॉक्ड होती है, और वो यहाँ से हेनरी को सारे एस्केप रूम का प्लान रेडी करके देती थी। हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि हेनरी की एक आदमी के पास कोई पेन ड्राइव थी, जो कि उसने हेनरी से छुपाई हुई थी। खैर, हेनरी इस चीज को नोटिस नहीं करता और अपनी बेटी से बात करने लगता है। क्लेयर यहाँ पर हेनरी से ये बोलती है कि हेनरी को जोई को कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन हेनरी क्लेयर की बात नहीं मानता। अब सीन शिफ्ट होता है, और हम जोई और बेन को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहां पर वो लोग प्लेन में जाने से पहले कुछ बात करते हैं, और जोई ये बोलती है कि वो एस्केप रूम को एक्सपोज करना चाहती है, और इसके लिए वो सब कुछ करेगी, और बेन चाहे तो उसका साथ ना भी दे, बट बेन ये बोलता है कि वो जोई का साथ देगा, क्योंकि बेन का ये कहना था कि जो लोग उसकी जान बचाते हैं वो उनके लिए हमेशा लॉयल रहता है। हाँ, वो अलग बात है कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो जाकर फिर से इस एस्केप रूम गेम को खेले। अब दोनों लोग प्लेन बोर्ड करने ही वाले होते हैं, बट जोई को अपनी मॉम के विजन्स आते हैं, और वो प्लेन में नहीं जाकर वापस लौट जाती है, और बेन भी उसके साथ में वापस आ जाता है। दोनों अब एयरपोर्ट से निकल जाते हैं और एक होटल में नाइट स्पेंड करने के लिए रुकते हैं, और यहाँ पर बेन ये देखता है कि होटल रूम कोलैप्स होने लगा था, और वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। अब अचानक से ही बेन की नींद टूट जाती है, और वो अभी भी एक नाइटमेयर में था, और वहां पर जोई आकर उसको हौसला देती है। अब अगली सुबह जोई और बेन कार से मीनोस की लोकेशन पर जाने लगते हैं, जो कि जोई ने क्लू से फाइंड करी थी, जिसके बारे में यहाँ पर मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी एंड में बताया हुआ है। जोई और बेन अब लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पूरी लोकेशन खाली पड़ी हुई थी, जबकि 2 दिन पहले ही उसने ये देखा था कि यहाँ पर काफी सारे लोग थे।
खैर तभी एक आदमी वहां पर आता है और उनसे कुछ बातें करने लगता है कि वो काफी भूखा है और वो उनको खाना खिला दे और शायद से वो उनकी अंदर जाने में हेल्प कर सकता है। लेकिन सडनली वो जोई का लॉकेट लेकर भागने लगता है जो कि उसकी मदर ने उसको दिया था और बेन भी उसका पीछा करता है। अब उस चोर के पीछे भागते भागते वो एक सबवे टनल में आते हैं। वो दोनों एक ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन का डोर लॉक्ड हो जाता है जिससे वो दोनों तो अंदर रह जाते हैं लेकिन वो चोर बाहर ही रुक जाता है एज इफ किसी ने उसको पैसा दिया हो ऐसा करने के लिए। खैर अब जोई और बेन ट्रेन में बैठ जाते हैं और उनको लगता है कि वो अगले स्टेशन पर पुलिस कंप्लेंट करेंगे, लेकिन तभी वहां पर उनको एहसास होता है कि वहां पर सिर्फ 6 ही लोग हैं। और इससे पहले कि जोई कुछ आगे समझ पाए वो ये देखती है कि ट्रेन का आगे का हिस्सा ट्रेन से अलग हो गया है और अब यहाँ पर जोई समझ जाती है कि वो एस्केप रूम है जहाँ पर वो फंस चुके हैं। अब यहाँ से पहला गेम शुरू हो जाता है। अब हो सकता है कि मैं यहाँ पर एक एक छोटी से छोटी डिटेल को ना बता पाऊं क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं गेम का ओवरव्यू आपको अच्छे से दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि गेम आखिर है क्या और ये सारे गेम्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं और किस चीज से कनेक्टेड हैं वो मैं आपको एंड में जरूर बताऊंगा। अब अपने साथ वाले पैसेंजर से बात करने पर जोई को ये पता चलता है कि वो सभी लोग एक टाइम पर एस्केप रूम में जा चुके हैं और वहां से वो लोग जीत कर बाहर आए थे। सभी लोग अब समझ जाते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे चैंपियंस हैं और ये एस्केप रूम चैलेंज चैंपियंस के बीच है और इसी के आधार पर मूवी का टाइटल दिया गया है। खैर अब ट्रेन एक जगह पर आकर क्रैश हो जाती है और सभी लोग नीचे गिर पड़ते हैं। अब यहाँ पर ये लोग ये नोटिस करते हैं कि ट्रेन के अंदर सभी मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी जिसको ये लोग छू नहीं सकते थे और अब वो लोग एक एस्केप रूम अनाउंसमेंट सुनते हैं और उनको एक क्लू मिलता है। यहाँ पर क्लू वही था जो कि होती है नॉर्मल ट्रेन में अनाउंसमेंट, किसी अनजान वस्तु को देखें तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें। तो वो लोग वहां पर सीट के नीचे देखते हैं तो उनको एक अनजान बैग मिलता है। अब बैग के अंदर एक तौलिया था और एक हैंडल भी था जो कि किसी गेट के अंदर फिक्स होना था। इनको वहां पर साथ ही साथ ट्रेन के डब्बे के फ्लोर पर यहाँ से निकलने का रास्ता भी दिखता है जो कि लॉक्ड था और टास्क कंप्लीट करने पर ही वो ओपन होता। अब तभी थियो अपनी बेल्ट को उस हैंडल पर रैप कर देता है और ट्रेन के डब्बे के फ्रंट गेट को ओपन करता है जहां पर उनको एक टोकन मशीन नजर आती है जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ था और टोकन्स एंटर करने के लिए स्पेस भी वहां पर था। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पूरी ट्रेन के अंदर बढ़ती ही जा रही थी जिससे इनको काफी तकलीफ हो रही थी। अब इनको मशीन्स और टोकन से रिलेटेड कुछ क्लूज मिलते हैं। क्लू यहाँ पर फॉल्स एडवर्टाइजिंग के बारे में था और यहाँ पर जोई फिगर आउट करती है कि ट्रेन में कुछ पोस्टर्स के अंदर स्पेलिंग गलत है। अब उनको वो टोकन्स फाइंड करने थे जिनके अंदर अल्फाबेट्स भी थे जिनका क्लू उनको फॉल्स एडवर्टाइजिंग में मिल जाता है। अब वो लोग उस बैग के अंदर से रबर स्ट्रैप्स को निकाल लेते हैं ताकि उनको करंट ना लगे और यहाँ पर ये जो अल्फाबेट कॉइन्स थे वो कहीं और नहीं बल्कि ट्रेन के अंदर जो हैंडल्स होते हैं उन्हीं के अंदर थे जहाँ पर बेसिकली ये सारी चीजें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थी। तो इसकी जो स्टार्टिंग थी वो ग्रीन हैंडल से थी और खत्म होती थी यहाँ पर रेड हैंडल पर यानी कि A to Z। खैर अब ये सभी लोग एक एक करके टोकन्स को निकालने लगते हैं लेकिन इसी बीच ये थोड़े थोड़े जख्मी होते रहते हैं क्योंकि ट्रेन के अंदर की बिजली बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पर थियो गलती से एक पोल को टच कर देता है जिससे उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उसकी उससे डेथ हो जाती है। अब ये सभी लोग जोई की मदद से सारे टोकन्स को फाइंड कर लेते हैं और ये लोग टोकन वाले टास्क को कंप्लीट कर देते हैं। अब टास्क खत्म होते ही वो रास्ता खुल जाता है और वो नीचे चले जाते हैं जहां पर जोई ये देखती है कि ट्रेन के अंदर मैसेज बदल गया है और वहां पर लिखा था वेलकम बैक, यानी कि ये सारा प्लान जोई को यहाँ पर लाने का था। खैर यहाँ पर उनका आपस में इंट्रोडक्शन होता है जहाँ पर उनके नाम थे नेथन, ब्रियाना और रेचल। अब सभी लोग अपना अपना नाम बताकर बात करने लगते हैं। अब जोई यहाँ पर ट्रेन से रिलेटेड कोई स्टोरी याद करने के लिए बोलती है कि हो सकता है कि वो सभी लोग ट्रेन में कभी ना कभी आए होंगे या फिर कोई हादसा उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये सब उनके बारे में नहीं है। खैर अब बेन यहाँ पर बोलता है कि उनको जोई की बात माननी चाहिए क्योंकि उसी ने ही बेन की जान बचाई थी और एक गेम से कभी भी 2 लोग नहीं भागे हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग खुद ही परेशान थे और बेन की बात नहीं सुनते। अब वो लोग एक बैंक जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर अपने आप ही डोर लॉक्ड हो जाता है एज ये अगला एस्केप रूम था, यानी कि ये उस बड़ी सी मकड़ी का दूसरा जाला है। अब मकड़ी यहाँ पर मीनोज है और ये एस्केप रूम यहाँ पर जाले हैं। खैर नेतन उस रूम में एक कैंडी बोल को देखता है और उनको एक लॉलीपॉप के अंदर कीज दिखाई देती है और वो समझ जाते हैं कि इन कीज से ये एस्केप रूम सॉल्व होने वाला है। खैर अब यहाँ पर एक स्टेप आगे रखने पर लेजर्स अपने आप ऑन हो जाते हैं और उनको इन लेजर से बचते हुए एस्केप करना था।
अब ये लोग उन लॉलीपॉप्स को क्रश कर कर उसके अंदर से 2 कीज को निकालते हैं और वो लोग लॉकर्स के पास जाकर उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। वो लोग यहाँ पर अलग अलग बट जाते हैं, जहाँ पर जोई और बेन अलग रहते हैं और रेचल और ब्रियाना अलग थे। नेतन यहाँ पर लॉलीपॉप बोल के पास में था और वो लोग ये देखते हैं कि वहां पर एक ट्रिगर एक्टिवेट हो गया है, जिससे कि बाहर जाने का रास्ता अपने आप बंद होने लगा था और यहाँ पर एक 10 मिनट का टाइमर सेट था। अगर वो उसको पार कर कर वहां से नहीं गए तो वहां पर ऑटोमेटिक लेजर्स ऑन होने वाले थे, जिससे उन सभी की जान वहां पर चली जाती। अब सभी लोग लॉकर्स को ओपन करने की कोशिश करते हैं, जहां पर सारे लॉकर्स पर नंबर थे, लेकिन 2 लॉकर्स पर यहाँ पर सोनिया लिखा हुआ था। सोनिया नाम का लॉकर खोलने पर उनको कुछ पेपर बिल्स और डायमंड मिलते हैं और डायमंड्स यहाँ पर इतने ज्यादा रेजर शार्प थे कि यहाँ पर जोई की उंगली थोड़ी सी कट जाती है और उससे ब्लड आने लगता है। अब यहाँ पर इनको थोड़ी बहुत बातें समझ आती हैं और जोई अपने खून को उस ब्लैंक पेपर बिल पर लगा देती है, जिससे वहां पर उसको एटीएम का पिन मिल जाता है। अब उस पिन को एंटर करते ही उसको एक और हिंट मिलता है और वहां पर 3 अलग अलग कंट्रीज की क्लॉक थी, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर सेट हो जाती हैं, जो कि वहां से आगे बढ़ने का रास्ता दर्शाती थी। अब नेतन उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से फ्लोर ब्लॉक के सहारे आगे जाता है और वो लोग धीरे धीरे बाकी कोऑर्डिनेट्स को निकाल रहे थे। यहाँ पर नेतन करेक्ट रास्ते पर लॉलीपॉप्स को रख रहा था, ताकि इन सभी को बाद में वहां पर आने में आसानी हो। अब उन लोगों को क्लू सॉल्व करने में टाइम लगता है और अब नेतन खुद से ही आगे ब्लॉक्स पर जाने लगता है। सब लोग उसको रोकते हैं, लेकिन वो अपने ही मन से आगे जा रहा था, बट नेतन किसी की भी नहीं सुनता। नेतन यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स को तो क्लियर कर देता है, बट एक ब्लॉक गलत हो जाता है, जिससे लेजर्स ऑन हो जाती हैं और नेतन गिर के बेहोश हो जाता है, बट थैंकफुली उसको लेजर्स नहीं लगती। अब तभी रेचल और ब्रियाना नेतन को ब्लॉक से हटाकर लेजर्स को बंद कर देती हैं और अब बेन और जोई आगे के क्लूज को सॉल्व करने लगते हैं। अब जोई को यहाँ पर सारे के सारे हिंट समझ आ जाते हैं और वो एक लॉकर को गोल गोल घुमाकर बाहर निकालने का एडवाइस करती है, तो उसके अंदर उनको एक मैप मिलता है जिसके अंदर करेक्ट रास्ता था। अब जोई वहां पर उसको करेक्ट प्लान लेआउट पर लगा देती है और उनको रास्ता बताने लगती है। बेन यहाँ पर नेतन को पीछे नहीं छोड़ता और वो नेतन को भी अपने साथ में ले जाता है। अब यहाँ पर 10 मिनट का टाइमर खत्म हो जाता है और किसी तरह से ये सभी लोग वहां से बच जाते हैं। अब बैंक रूम से बाहर आने पर बेन नेतन पर गुस्सा करता है, क्योंकि नेतन ने सबकी जान में डाल दी थी, बट जोई उसको रोक देती है और ये बोलती है कि नेतन बस सबकी हेल्प कर रहा था। अब यहाँ से निकलकर वो सभी लोग एक बीच जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली रियल नहीं था और एक होलोग्राम था, जो कि याद दिलाता है आखिरी मूवी के आइस रूम को। खैर, अब सैंड पर उनको एक पोलरॉइड कैमरा मिलता है और कैमरा पर एक क्लू भी लिखा हुआ था और उससे ब्रियाना एक पिक्चर क्लिक करती है। पिक्चर लेने के बाद में फोटो पर एक क्लू था और वो सब उस क्लू को ढूंढने लगते हैं। रेचल यहाँ पर जोई से ये बोलती है कि क्या जोई अभी भी सारे रूम्स को एक ही समझ रही है, जिस पर जोई ये बोलती है कि सारे एस्केप रूम्स कनेक्टेड हैं और शायद बनाने वाला कोई स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली उनके बारे में नहीं है। वो सभी क्लूज को ढूंढते हैं और रेचल को एक दरवाजा मिलता है जिसमें एक बड़ा सा एंकर था और वो लोग अब उस एंकर को एज अ की ढूंढने लगते हैं ताकि वो ओपन हो सके। अब एंकर को ढूंढते वक्त उनको एक मेटल डिटेक्टर मिलता है और उससे वो लोग उस एंकर को ढूंढने लगते हैं। अब तभी हम वहां पर एक चीज को नोटिस करते हैं कि वहां पर पड़ा हुआ कैमरा और फोटो रेत के अंदर धंस जाते हैं, मींस की एक दलदल है। अब तभी वहां पर जोई को 2 मैनिक्विन्स दिखते हैं, जो कि एक लड़की और एक मदर का स्टैचू था। अब उन्हें एंकर किसी तरह से मिल जाता है और वो उसको निकाल लेते हैं। रेचल भी जमीन के अंदर धंसने लगती है और सब उसको बचाने की कोशिश करते हैं, बट वो उसको नहीं बचा पाते और वो रेत के अंदर चली जाती है। अब नेतन ये देखकर काफी दुखी होता है और वो रेचल को बचाने जाता है। नेतन अपनी कमर पर एक रस्सी बांधता है और रेत के अंदर चला जाता है और सभी लोगों ने उस रस्सी को पकड़ा हुआ था। रेचल अब बाहर तो आ जाती है और नेतन भी बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी टूट जाती है और वो अंदर चला जाता है। अब नेतन के जाने से सभी लोग दुखी हो जाते हैं और अब वो लोग आगे जाकर कैबिन को खोलते हैं उस एंकर की हेल्प से और उसके अंदर एक और क्लू उनको मिलता है। अब वो लोग अंदर जाकर देखते हैं, जहां पर उनको एक फ्रिज मिलता है जो कि लॉक्ड होता है और उसको पावर देने के लिए एक कॉर्ड की जरूरत थी, जो कि वहां पर नहीं थी। लेकिन तभी जोई को वहां पर एक मिनिएचर लाइट हाउस दिखाई देता है जिसके अंदर एक बटन था और जैसे ही वो उसको प्रेस करती है तो बाहर जो लाइट हाउस बना हुआ था उसके अंदर कुछ सीढ़ियां निकल आती हैं। अब वो सभी को ये बोलती है कि वो लाइट हाउस के ऊपर जाकर चेक करेगी। ऊपर उसको एक टेलीस्कोप मिलता है जहां से उसको एक बॉटल के अंदर कुछ अल्फाबेट्स दिखते हैं, जो कि थे आई कैंट सी यू, लेकिन यहाँ पर सी की स्पेलिंग SEA थी, यानी कि समुद्र।
अब इस हिंट को जोई तो नहीं समझ पाती, लेकिन वहां पर उसको एक दूसरा हिंट मिलता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। और बेन इस चीज को समझ जाता है कि आई कैंट सी यू का मतलब क्या है। उसको वहां पर वो मैनिक्विन दिखाई देती है जिसकी आंखों पर सीपियां लगी हुई थी। वो जैसे ही वहां पर जाता है तो उसकी आंख के अंदर से एक कॉर्ड निकल कर आती है। एंड अब तक ये सारी जगह रेत के अंदर धंसना शुरू हो चुकी थी। अब कैबिन के अंदर ये लोग उस कॉर्ड को फ्रिज से कनेक्ट कर देते हैं और डोर ओपन हो जाता है, जो कि वहां से बाहर निकलने का रास्ता था। लेकिन तभी जोई यहाँ पर ऊपर से ये बोलती है कि उसको यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता मिल गया है एंड मे बी ये इस गेम से निकलने का रास्ता होगा। जोई इस बारे में बेन, रेचल और ब्रियाना को बताती है और रेचल और बेन उसकी बात मानकर वहां पर आ जाते हैं। वो लोग लाइट हाउस के एग्जिट से बाहर जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन ब्रियाना उनके साथ में नहीं आती और उसको ऐसा लगता है कि गेम से बाहर निकला नहीं जा सकता, जैसा कि आखिरी मूवी में हमको दिखाया गया था, यानी कि वू टैन यू, जिसको अगर करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जोड़ा जाए तो वो होता है नो वे आउट। तो रेचल और बेन तो लाइट हाउस पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन ब्रियाना उनके साथ में नहीं आती और वो उसी फ्रिज वाले एग्जिट से बाहर जाती है और इतने में ये पूरा का पूरा एस्केप रूम ही धंसने लगता है। अब रेचल तो ऊपर लाइट हाउस पर पहुंच जाती है, लेकिन बेन नीचे गिर जाता है और रेत उसको अपने अंदर समा लेती है। अब रेचल और जोई लाइट हाउस वाले एग्जिट से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर जोई को बेन की मौत से बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो ये बोलती है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। अब यहाँ पर रेचल एक जरूरी बात बताती है कि उसके जीन्स में एक प्रॉब्लम है कि उसको किसी भी चीज का फिजिकल पेन नहीं होता है। और इस बीच वाले टास्क के अंदर उसका हाथ थोड़ा सा जल गया था, लेकिन उसने वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। और यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया था कि उसको कुछ हुआ कैसे नहीं। अब एक बार को तो मुझे ये लगा कि कहीं ये रोबोट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब वो जोई को इस बारे में बताती है तो सारी क्लैरिफिकेशंस हो जाती हैं। खैर, अब रेचल यहाँ पर जोई को बोलती है कि उन्हें यहाँ से बाहर जाना चाहिए और उनको मीनोस को एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि जोई के पास में यहाँ पर थोड़ी बहुत फोन रिकॉर्डिंग्स थी। अब उनको अपने ऊपर वाले लेवल से सिटी का शोर आने लगता है और वो काफी खुश हो जाती हैं। अब वो लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं कि फाइनली वो यहाँ से बाहर निकल गए हैं। लेकिन तभी वहां पर रेचल और जोई नोटिस करते हैं कि ये एक और एस्केप रूम है और वो अभी भी फ्री नहीं हुए हैं। अब उन दोनों को वहां पर एक न्यू क्लू मिलता है और तभी वहां पर चिल्लाती हुई ब्रियाना पहुंच जाती है, क्योंकि ये लोग जहां से बाहर निकले थे वो उसको बंद होने से रोकना चाहती थी, लेकिन वो ओपनिंग बंद हो जाती है। यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि ब्रियाना काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी और वो जल गई थी। उसका ये कहना था कि यहाँ पर एसिड रेन होने वाली है। अब उन तीनों को वहां पर एक अम्ब्रेला मिलता है और एक क्लू मिलता है। क्लू में उनको एक की ढूंढनी होती है और वो जब उस की को ले लेती है तब एक शॉप का शटर ओपन होता है। उस शॉप पर छोटा सा रूफ ओपन हो जाता है और अचानक से ही एसिड की बारिश शुरू हो जाती है। अब रेन से उनको काफी हर्ट तो होता है, लेकिन वो बच जाती हैं। अब फिर से यहाँ पर टाइमर शुरू हो जाता है और उनको एक और क्लू मिलता है, जिसको वो लोग सॉल्व कर लेते हैं और पीसीओ के पास में आ जाते हैं, जो कि लॉक्ड होता है। अब बारिश यहाँ पर फिर से शुरू हो जाती है और वो अगले टाइम का वेट करते हैं। उनको यहाँ पर आइडिया आता है कि उनको इस एसिड रेन को किसी चीज में स्टोर करना होगा ताकि वो पीसीओ के लॉक को तोड़ सकें। अब उनको वहां पर एक ऐसी बॉटल मिलती है जिसके अंदर आसानी से ये एसिड स्टोर करा जा सकता था। बारिश अब फिर से होती है, लेकिन वो बॉटल वहां पर भर जाती है। वो उस एसिड को उस लॉक पर डाल देते हैं और वो लॉक खुल जाता है। अब वो लोग पीसीओ के अंदर जाते हैं, जहां पर एक कॉल आता है। कॉल पर न्यू क्लू मिलता है और जोई न्यू क्लू को सॉल्व करने बाहर जाती है, जहां पर उसको एक रिंग के पोस्टर से क्लू का आंसर मिल जाता है। अब यहाँ पर रेचल जोई को अम्ब्रेला फेंक देती है, क्योंकि वहां पर एसिड रेन शुरू होने वाली थी। अब यहाँ पर एसिड रेन शुरू हो जाती है और जोई किसी तरह से खुद को बचाती है, लेकिन अब ये अम्ब्रेला ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। और यहाँ पर जोई रेचल को ये बोलती है कि वो कॉल को तीसरी रिंग पर पिक करे, और जैसे ही वो ऐसा करती है तो वहां पर पास की जो टैक्सी थी उसका गेट ओपन हो जाता है और जोई उसके अंदर चली जाती है और बच जाती है। अब यहाँ पर ब्रियाना और रेचल कार में जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कार का डोर लॉक हो जाता है और साथ ही साथ पीसीओ भी लॉक हो जाता है। जोई यहाँ पर डोर को ओपन करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। वो लातों से गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होता। वहां पर अब बारिश होने ही वाली थी और रेचल और ब्रियाना समझ जाते हैं कि वो बच नहीं सकती और वो एक दूसरे को हक करके इमोशनल हो जाती हैं और बारिश होने पर उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब तभी वहां पर कार की बैक सीट ओपन होती है और जोई एक रूम के अंदर गिर जाती है और हेनरी अपने बेस पर यह देखता है कि जोई उसके डिसाइड किए गए रूम पर नहीं आई है। और तभी वहां पर हेनरी का आदमी ये बताता है कि उसके द्वारा किए गए डिजाइन में चेंजेस थे और वो इस पेन ड्राइव के जरिए यहाँ पर आया था।
और आपको याद होगा कि ये पेन ड्राइव जो थी वो हेनरी के ही किसी आदमी के साथ में थी, जो कि हमको शुरुआत में दिखाया गया था। तो यहाँ पर यही चेंजेस उस पेन ड्राइव के अंदर थे, जिसको देखते ही हेनरी समझ जाता है कि ये काम क्लेयर का है और वो अपने आदमियों को वहां पर भेज देता है। और तभी जोई जिस रूम में गिरी थी वहां पर उसको सामान वाले रूम में क्लेयर मिलती है, जो कि उसको ये बताती है कि उसने जोई को इस रूम तक पहुंचाया है ताकि जोई उसको फ्री कर सके। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि क्लेयर के पास यहाँ पर 4 चीजें हैं जिनके बारे में आप याद रखना। तो ये जो चारों एस्केप रूम थे ये इन्हीं चारों चीजों से जुड़े हुए थे। और यहाँ पर क्लेयर खुद के बारे में हिंट जोई को दे रही थी और ये पूरी कहानी यहाँ पर क्लेयर के बारे में ही थी। जोई यहाँ पर ये बोलती है कि क्लेयर की वजह से ही बेन की और कितने लोगों की जान गई है, क्योंकि हेनरी के लिए यहाँ पर क्लेयर ही एस्केप रूम बनाया करती थी। और जोई यहाँ पर ये बोलती है कि वो क्लेयर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। क्लेयर यहाँ पर जोई से ये बोलती है कि उसने बेन को जिंदा रखा हुआ है और वो उस सैंड वाले टास्क में जिंदा बच गया था, क्योंकि उसने सैंड के नीचे टैंकर्स बनाए हुए थे। तभी वो लोग बेन को देखते हैं जो कि बिल्कुल सेफ था, लेकिन तभी वहां पर अचानक से ही हेनरी के आदमी आ जाते हैं और बेन को उठाकर ले जाते हैं। और ये लोग बेन को कहीं और नहीं बल्कि उसी स्टीम रूम में डाल देते हैं जहां पर सोनिया की डेथ हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर सोनिया कोई और नहीं बल्कि क्लेयर की ही मदर थी, यानी कि वही औरत जो कि स्टार्टिंग में मारी गई थी। और हमने बैंक वाले टास्क में लॉकर के ऊपर भी सोनिया का नाम देखा था। अब यहाँ पर जोई बेन को देखकर डर जाती है कि हेनरी के आदमी उसको कहीं मार ना दें। तभी यहाँ पर क्लेयर ये बोलती है कि वो इन सब चीजों को रोक तो सकती है, लेकिन उसके लिए उसको अपने डैड के रूम में जाना होगा और यहाँ पर जोई को क्लेयर की मदद करनी होगी। जोई को अब क्लेयर पर ट्रस्ट होने लगता है और वो क्लेयर की बात मानकर वहां पर क्लू ढूंढने लगती है ताकि वो इस रूम से बाहर निकल पाए। अब उन लोगों को एक पजल मिलती है जिसको वो लोग कोशिश करके सॉल्व कर देते हैं और यहाँ पर क्लेयर आजाद हो जाती है। तभी वहां पर हेनरी का आदमी आता है जिसने क्लेयर की मदद करी थी और वो पेन ड्राइव हेनरी तक पहुंचाई थी ताकि यहाँ पर क्लेयर का प्लान सक्सेसफुल हो जाए। तो यहाँ पर जितने भी डिजाइन चेंजेस करे थे वो यहाँ पर क्लेयर नहीं करे थे, लेकिन यहाँ पर होता यह है कि उस आदमी को गोली लगी हुई थी जिसको हेनरी ने ही मारा था। अब वो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आदमी यहाँ पर हेनरी पर गोली चला देता है। अब इससे जोई और क्लेयर दोनों बच जाते हैं और क्लेयर अपने फादर को उसी रूम में कैद कर चली जाती है और वो चिल्लाता रह जाता है। अब यहाँ पर क्लेयर अपने फादर के रूम में जाती है और मास्टर कंट्रोल को ओवरराइट कर देती है, जिससे कि बेन की जान बच जाती है। और यहाँ पर हम पार्ट 1 वाला आइस रूम देख पाते हैं जिसका मॉडल वहाँ पर रखा हुआ था। और वो जोई से ये बोलती है कि बेन जहाँ पर है वहाँ की लोकेशन पुलिस और एम्बुलेंस को वो दे चुकी है और इस बार मीनोस बचेगा नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पर काफी सारे आदमियों को फंसा दिया है। उसके घर के अंदर जितने भी लोग हेनरी के लिए काम कर रहे थे उन सभी को उसने लॉक कर दिया था। खैर अब जोई बेन से मिलने के लिए कार लेकर वहां से निकल जाती है। वो बेन से मिलती है जो कि बिल्कुल ठीक था और वो आदमी भी वहां पर पकड़ा जाता है जिसने जोई का लॉकेट चुराया था। बेन अब जोई को उस लॉकेट को वापस दे देता है और वो लोग एम्बुलेंस में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। यहाँ पर क्लेयर हेनरी से ये बोलती है कि बचपन में क्लेयर को चीजें चोरी करने की आदत थी और उसका नेचर भी अजीब होता जा रहा था, जिससे सोनिया को उसकी टेंशन रहती थी। अब सोनिया अपनी बेटी को ठीक करना चाहती थी, बट क्लेयर को ये लगता था कि सोनिया उससे छुटकारा चाहती है, इसलिए उसने सोनिया को स्टीम रूम में फंसाकर मार दिया था। जी हाँ, यहाँ पर हेनरी ने उसको नहीं मारा था बल्कि यहाँ पर उसकी खुद की बेटी ने उसको मारा था और वो बचपन से ही हेनरी के लिए काम करती आ रही थी। हेनरी यहाँ पर जानता था कि क्लेयर कितनी खतरनाक है, इसलिए ही उसने उसको एक रूम के अंदर बंद करके रखा हुआ था, जो कि ऑब्वियसली क्लेयर ने जोई की मदद से ओपन कर लिया। हेनरी यहाँ पर क्लेयर से बोलता है कि वो क्लेयर के साथ मिलकर काम कर सकता है, लेकिन क्लेयर उसको उसी रूम में मरने के लिए छोड़कर वहां से चली जाती है और ये बोलती है कि अब वो क्या कर सकती है वो सभी देखेंगे। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जोई को क्लेयर ने सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि वो उसको आजाद कर सके। और मे बी अब अगर एस्केप रूम 3 आती है तो वहां पर फिर से कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अब की बार जो असल मास्टरमाइंड होगी वो क्लेयर होगी। अब दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर इसके 2 वर्जन्स हैं, एक तो है थिएट्रिकल कट और एक है डायरेक्टर्स कट। तो मैं यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंसेस है वो आपको समझा देता हूँ। तो अब दोस्तों मैं आपको इसका दूसरा वर्जन बताता हूँ, जिसकी स्टार्टिंग में हम जोई को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर से कंसल्ट कर रही थी, यानी कि यही सब मीनोज और एस्केप रूम के बारे में।
तो वो उसको कुछ क्लूज देती है कि वो कैसे चीजें नोटिस कर सकती है, जिसके बाद में ये लोग प्लेन को बोर्ड नहीं करते और होटल रूम के अंदर चले जाते हैं, जहां पर सारी चीजें बिल्कुल पहले वाली मूवी जैसी ही होती है। अब जब एसिड रेन वाले टास्क को कंप्लीट करके जोई नीचे गिरती है तो वहां पर वो क्लेयर के रूम में नहीं पहुंचती, बल्कि वो एक ऐसे रूम में पहुंचती है जहां पर उसको कुछ राइटिंग्स मिलती हैं, जो कि किसी और की नहीं बल्कि पहले पार्ट में रहने वाली अमेंडा की थी, जिसको ये दिखाया गया था कि वो पहले पार्ट में मर चुकी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। ये जो एस्केप रूम थे वो उसी ने डिजाइन करे थे। तभी वहां पर अमेंडा आती है और वो ये बोलती है कि उसके पास में और कोई रास्ता नहीं था, और अब यहाँ पर अगला एस्केप रूम डिजाइनर जोई को चुना गया है। बट ऑब्वियसली वो इस बात के लिए नहीं मानती और तभी वहां पर बेन एक रूम में फंस जाता है जिसके अंदर पानी भरने लगता है। बट ये दोनों किसी तरह से बेन को बचा लेती हैं और वहां से बाहर निकल आती हैं। अब एंडिंग सीन में जोई खुद ही इस एस्केप रूम को एक्सपोज करती है और वो पुलिस स्टेशन भी जाती है। इसके बाद में इस वर्जन की एंडिंग में जोई और बेन एक प्लेन को बोर्ड करते हैं, जहां पर जोई को शक होता है कि वो पुलिस स्टेशन नकली था और सब कुछ नकली है, और वो सारे के सारे पुलिस वाले मीनो से ही मिले हुए थे। और जैसे ही वो अपनी कुछ आगे वाली सीट्स पर चेक करती है तो उसको वहां पर वही डॉक्टर मिलती है जिससे उसने शुरुआत में कंसल्ट किया था, और वहां पर उसके बताए हुए क्लूज उसको मिलते हैं। और ये प्लेन भी एक एस्केप रूम ही था जो कि क्रैश होने लगता है, और बूम, इसकी ऑल्टरनेट एंडिंग भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों ही एंडिंग्स पसंद आई होंगी। पर्सनली मुझे क्लियर वाली एंडिंग जो है वो ज्यादा पसंद आई है। खैर, आप लोग भी अपनी पर्सनल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं आशा करता हूं कि आपको इन चेंजेस के बारे में किसी और ने नहीं बताया होगा। तो अगर आपको आज कुछ नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और ध्यान रहे कि जब आप बेल आइकॉन को प्रेस करें तो वहां पर ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली बार जब भी वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए